हे गाइस, मैं हैप्पी मांगा टी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये स्टोरी हमारे एमसी हेलमेट की है, जिसके जन्म लेते ही उसे डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया गया था, अबेंडन कर दिया गया था। उसे वहां पर डिमोनिक बीस्ट ने पाला था और वहां पर जो पहला इंसान था जिससे वो मिला था वो एक सोड सेंट था। और उससे मिलने के बाद हेलमेट को ये पता चला था कि यहाँ पर छोटी सी उम्मीद है कि वो अपनी किस्मत को बदलकर इस डिमोनिक फॉरेस्ट से बाहर निकल सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने लगता है। एक लड़का जो कि बीस्ट की तरह था, उसे ह्यूमन वर्ल्ड में किस तरीके से रहना है ये सब सिखाया जाता है। वो सोर्ट्समैनशिप के ओवरवेलमिंग टैलेंट को रखता था और उसके लुक्स के साथ उसकी शार्पनेस, इंटेलिजेंस वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। पर यहाँ पर एक ही चीज में वो झिझका हुआ है, यानी अटका हुआ है, वो ह्यूमैनिटी। उसे इंसानियत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और अब जो पहले शिकार हुआ करता था अब वो खुद शिकारी है। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक घने जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग किसी का पीछा कर रहे थे। वो वहाँ पर तेजी से पेड़ों के ऊपर भागते हुए आकर एक जगह पर रुक जाते हैं और उनके सामने कोई सो रहा था जिसने साइड में आग भी जलाई हुई थी। ये देखकर वो काफी खुश थे और जो उनका एक लीडर है वो अपने पास से चाकू निकाल कर उस लड़के के ऊपर जो कि वहाँ पर सो रहा है उसके ऊपर निशाना लगाकर उसको वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। पर जैसे वो चाकू नीचे लगता है तो वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। ये देखने के बाद वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज था, पर तब उसे पीछे से आवाज आती है कि इधर देखो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक होकर पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ पर हमारा एमसी हेलमेट खड़ा हुआ है और उसके लुक्स पहले ही काफी ज्यादा कमाल के हैं। उसे वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर वो लोग काफी सरप्राइज थे, पर हेलमेट के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो कहता है, तो तुम लोग यहाँ पर पीछे से मुझे मारने के लिए आए हो, इसलिए अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को मारता हूँ तो ये केवल मेरा सेल्फ डिफेंस होगा। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा। और ये कहकर वो उस पेड़ की एक डाली को तोड़ लेता है जिसे वो एक एरो की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये देखने के बाद वो लोग हेलमेट को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या एक टहनी, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। पर जो आदमी ये कह रहा था वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले जैसे ही हेलमेट उसके ऊपर उस टहनी से वार करता है वो टहनी उसके सिर को चीरते हुए आर पार निकल जाती है, जिससे वो वहीं पर मर गया था। उनके एक साथी को मरा हुआ देखकर वो सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो जो उनका लीडर है उसकी तो पैंट गीली हो गई थी। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और उनका आदमी कहता है ये तो विष है। जिसके बाद हेलमेट अपने अंदर से निकलने वाले विष को और भी कई सारे ब्रांचेस के ऊपर इस्तेमाल करता है और उन्हें एरोज की तरह इस्तेमाल करते हुए काउंटिंग करता है 1 2 3 4 और हर एक काउंटिंग पे एक एक आदमी मारा जा रहा था। आखिर में अब उनकी लीडर की बारी थी और जैसे ही हेलमेट आखिरी के लिए ब्रांच तोड़ता है ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि रुको रुको, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। पर हेलमेट उसे मारने के लिए अपने एरो को तान चुका था और वो कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर किसी और को मारने की इंटेंशन लेकर आए थे तो ये सोचो कि तुम्हें भी मरने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए था। और ये कहकर वो बिना किसी झिझक के साथ उसके ऊपर भी लास्ट एरो के साथ उनके बॉस को भी यहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। अब उनकी लाश ठिकाने लगा देने के बाद हेलमेट कहता है, इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने किसी की भी ट्रैक को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा है। जिसके बाद वो अपने टीचर डेरन को याद करते हुए कहता है, यहाँ की सारी चीजें जो कि तुमने मुझे बताई थी उससे पूरी तरह से अलग है। ये इंसानी दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा बोर है और शायद यही वजह है कि हमारे एमसी के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं आता। जिसके बाद हमें इस स्टोरी की शुरुआत में ले जाया जाता है। हमें कुछ प्रीस्टेस की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग यही बात कर रहे थे कि डीमन लॉर्ड को यहाँ से गए हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, पर जो फॉरेस्ट के रूट्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अभी भी कई सारी डिमोनिक एनर्जी बची हुई है जो कि इस बैरियर की वजह से यहाँ तक तो नहीं आ सकती। पर ये काफी ज्यादा बुरा है कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिमोनिक एनर्जी की वजह से कवर है, जिसकी वजह से एक वो बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सुनकर जो उनका हाई प्रीस्ट यानी जो उनका फादर होता है वो कहता है, अगर ये सच है और अगर कोई भी उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो उसकी डिमोनिक एनर्जी की वजह से वो जिंदा नहीं आ सकता, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भेजें जिन लोगों को हम वैसे भी मारना चाहते हैं। ये सुनने के बाद कुछ लोग काफी ज्यादा खुश थे पर कुछ लोग काफी ज्यादा शॉक थे। फादर आगे कहता है, यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है और उस जंगल से ज्यादा उन लोगों से निपटने के लिए कोई और भी ज्यादा बेटर प्लेस नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पर वहीं कुछ इसकी बात पर पूरी तरह से एग्री करते हैं। इसलिए वो लोग इसी चीज को डिसाइड करते हैं कि जैसे ही उन्हें किसी को मारना होगा वो उसे डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर भेज देंगे। जिसके बाद हमें एक माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है जो रोते हुए कहती कि नहीं, प्लीज इसके बदले मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। पर एक गार्ड उसे कहता है कि मुझे जाने दो, इस बच्चे के अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है जिसकी वजह से हमें इससे निपटना ही होगा।
फिर वो लोग एक सेरेमनी स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कई सारे प्रीस्ट और एक गार्ड भी था। वो लोग इसकी मदद से वो छोटे से बच्चे को डिमोनिक फॉरेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट करने वाले थे। उसकी माँ रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी और वो कहती कि हेलमल्ट। जिसके बाद हमें इस फॉरेस्ट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। इसे रूट्स नाम दिया गया है। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ से जिंदा निकल कर बाहर जा सके, चाहे वो एक जीनियस स्कॉलर हो, ब्रेव कमांडर हो या फिर एक कमाल का मेज ही क्यों ना हो। एक क्रिमिनल जिसको डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जंगल के अंदर कहीं पर भेज दिया जाता है। पर अगर मान लो कि वो यहाँ से कैसे भी करके जिंदा बाहर आ जाता है तो उसके सभी पापों को माफ कर दिया जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब एक बच्चा जन्म लेता है जिसके साथ उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस था, ये खुद ही एक बहुत ज्यादा बड़ा पाप है, यानी सिन है। इसलिए उसे इस डिमोनिक प्लेस के अंदर कहीं पर भेज दिया गया जिससे वो कभी भी यहाँ से जिंदा वापस न आ सके। ये जंगल डिमोनिक एनर्जी से भरा हुआ था। कोल्डनेस, हंगर और उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था। पर वो एनर्जी जो कि सीड के अंदर से थी, उसने उस बच्चे के दिल को कैद कर रखा जिससे वो अभी भी जिंदा था। उसे यहाँ पर आए हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो लड़का भूखा था पर फिर भी वो कैसे न कैसे करके जिंदा रहा। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़े लेपर्ड को दिखाते हैं जिसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। जिसके बाद आगे कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस लड़के का फेथ डिसाइड कर दिया गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। हेलमेट भागते हुए एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वहीं पर रुक जाओ रैबिट, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्दी से मारे जाओ। और ये कहकर वो जंप करते हुए जैसे तैसे कर उस रैबिट को पकड़ लेता है। वो लेपर्ड, इसका नाम एल्गा है। हेलमेट कहता है कि एल्गा देखो, मैंने एक और पकड़ लिया। ये देखकर एल्गा पेड़ से नीचे आकर उससे कहती है कि मुझे दिखाओ। जिसके बाद वो अपने पंजों के साथ उस रैबिट को यहाँ पर मार देती है। और साथ ही वो हेलमेट से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम अब शिकार करना काफी अच्छे तरीके से सीख गए हो। पर हेलमेट कहता है, हाँ बिल्कुल, पर अभी भी मैं केवल रैबिट्स के अलावा किसी और को शिकार नहीं कर सकता। एल्गा हेलमेट को उस रैबिट के अंदर से निकलने वाले डिमोनिक कोर को दिखाते हुए कहती है कि इस चीज को ध्यान से देखो, ये इसका कोर है और हर एक डिमोनिक बीस्ट इसको पजेस करता है। अगर कोई डिमोनिक बीस्ट इसको खाता है जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है और इसकी वजह से उसे सप्लीमेंट भी मिलते हैं और साथ ही उसकी लाइफ एनर्जी भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है जिससे वो काफी लंबा जीता है। हेमल्ट ये जानने के बाद काफी क्यूरियस था और एल्गा कहती है ये कोर एक रैबिट का है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा छोटा और कमजोर है। पर हेमल्ट कहता है, पर मैंने उसे पकड़ा था, इसका मतलब ये मैं खाऊंगा। पर वहीं एल्गा उसे धकाते हुए कहती कि ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से हेमल्ट जमीन पर गिरकर छोटे छोटे बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि मुझे भी काफी ज्यादा ताकतवर बनना है, मैं भी वो खाऊंगा। पर एल्गा बड़े आराम से उसे खाते हुए कहती है कि तुम एक इंसान हो, ना कि डिमोनिक बीस्ट, इसलिए अगर तुम उसे खाते हो तो तुम एक डिमोनिक बीस्ट बन जाओगे। और मान लो कभी भी अगर ऐसा होता है तो तुम्हें हमेशा इस फॉरेस्ट के अंदर रहना होगा, जिंदगी भर, हमेशा के लिए। ये देखकर हेमल्ट कहता है ये सच में काफी ज्यादा रिडिकुलियस है। अगर मैं उसे खा भी नहीं सकता उसके बाद भी तो मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, इसलिए तो यही अच्छा होगा कि मैं इसे खाकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन जाऊं। पर वहीं वो आगे कहता है मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ, जिस वजह से मैं केवल तुम्हारी टेरिटरी के अंदर ही घूम सकता हूँ। तो ये सुनकर एल्गा उससे कहती है अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो। हेमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज उससे क्वेश्चन करता है आखिर तुम्हारे से क्या मतलब है। तो एल्गा उससे कहती कि मैंने कहा कि तुम इस जंगल से चाहो तो यहाँ से बाहर जा सकते हो। पर हेमल्ट भी काफी होशियार उससे कहता है आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया, तुमने ही तो कहा था कि तुम भी यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल सकती। पर एल्गा उससे आगे कहती है हाँ ये तब तक था जब तक मैंने ये देखा नहीं था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पर किसी ने मुझसे कहा है कि ऐसा पॉसिबल है। वो कहता है कि कौन, अगर ऐसा तुमसे कौन ने कहा। एल्गा कहती है मैं एक इंसान से मिली थी जिसने मुझसे ये कहा था। पर हेलमेट ये जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ उससे कहता है क्या एक इंसान। पर एल्गा उसको इतना ज्यादा क्यूरियस होता हुआ देखकर उससे कहती है अगर तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसको ढूंढने के बारे में सोचना भी मत। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो जंगल के अंदर कहीं पर मर गया होगा। हेमल्ट कहता है पर अगर मान लो कि वो अभी भी जिंदा हुआ तो क्या तुमने उसकी बॉडी को अपनी खुद की आंखों से देखा था। एल्गा ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, जिसके बाद वो उसके बारे में कहती है कि वो एक बहुत ज्यादा बूढ़ा इंसान था। वो अपनी पिछली जिंदगी में सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है, पर चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान क्यों ना हो, यहाँ पर आने के बाद इस डिमोनिक एनर्जी की वजह से वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगा होगा। और तुम ये सब इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। और एल्गा आगे कहती है कि उसे देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, वो अब तक लगभग 90 साल का होगा।
हेलमेट कहता है, क्या तुमने ऐसा कहा नहीं था कि इंसान 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं? तो बताओ कि आखिर तुम इस इंसान से कहाँ पर मिली थी? पर ये देखकर एल्गा चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, खाना खिलाया, और अब देखो तुम यहाँ से जाने के बारे में बात कर रहे हो। ये तो कितनी ज्यादा शर्म की बात है। हेमल्ट कहता है, तुमने ही तो कहा था कि जब मैं स्ट्रॉन्गर और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता हूँ। तो एल्गा कहती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर अभी भी होगा। हेमल्ट कहता है कि मैं बस उसे देख कर आता हूँ, अगर वो वहाँ पर है या नहीं। एल्गा गुस्सा होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती कि तुम्हें जो करना है करो। तो हेमल्ट कहता है, तो बताओ आखिर वो जगह कहाँ पर है? तो एल्गा उसे बता देती है कि आखिर वो इंसान कहाँ पर रहता है। और ये जानते ही हेमल्ट काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ तेजी से उस तरफ भागने लगता है। एल्गा ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी और हेलमेट तेजी से उस तरफ भाग रहा था। एल्गा ये देखकर चिल्लाते हुए कहती, क्या? और वो हेलमेट को रोकने के लिए कहती है, अगर तुम वहाँ पर मर जाते हो तो मुझे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह हेमल्ट था कि उसकी बात जरा सी भी नहीं सुनता। वो अपने मन में कहता है, क्या सच में इस जंगल के अंदर मेरे अलावा और भी कोई इंसान है? जरूर वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होगा जिसके अंदर किसी भी तरीके का सीड ऑफ डार्कनेस नहीं है। एक और इंसान मेरे अलावा बिल्कुल मेरी तरह। फिर हेमल्ट भागते हुए उस जगह पर आ गया था जहाँ पर वो लकड़ी की एक फेंसिंग को देखता है। ये देखकर वो कहता है, शायद ये वही जगह है, पर आखिर ये किस तरीके का है? जिसके बाद वो जंप करते हुए दूसरी साइड आ गया था और वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि केवल एक इंसान ही हो सकता है जो कि इस तरीके से जिए। और आखिरकार पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले पीछे से वो आदमी आकर हेमल्ट के सिर को पकड़कर जमीन में दबा देता है। हेमल्ट भी इसकी वजह से काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? हेमल्ट कहता है, नहीं, किसी ने भी नहीं, मैं अकेला हूँ। एल्गा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि यहाँ पर एक और इंसान रहता है। ये आदमी एल्गा के बारे में सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था, जिसके बाद उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और वो हेमल्ट को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस आदमी का नाम डेरियन है। डेरियन उससे कहता है, तो आखिर बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर केवल एक इंसान से मिलना चाह रहे थे? तो तुम एक गलत इंसान से मिलने के लिए आ गए हो। हेमल्ट कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ। जिसके बाद डेरियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताता है और हेमल्ट से उसका नाम पूछता है। हेमल्ट दबी हुई आवाज में कहता है, हेमल्ट। हेमल्ट कहता है, तो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? हेमल्ट कहता है, एल्गा ने मुझसे कहा था कि तुम ये जानते हो कि आखिर यहाँ से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है। तो डेरियन हेमल्ट से पूछता है, तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इस जगह से बाहर जाना चाहते हो? यहाँ से बाहर की दुनिया कोई सुंदर दुनिया नहीं है और न ही कोई पीसफुल दुनिया है जैसा तुम सोचते हो। हेमल्ट पूछता है, आखिर किस तरीके के? डेरियन उससे कहता है, भले ही बाहर के जो इंसान है उनके पास इतने ज्यादा शार्प क्लॉज नहीं है और न ही किसी तरीके के पंख हैं। उनकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और उसके बाद भी वो इस सबसे काफी ज्यादा क्रूल और बहुत ज्यादा बेदर्द है। वो अपने फायदे के बदले में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को धोखा भी दे देते हैं जब उनको जरूरत होती है। जिसके बाद डेरियन उससे कहता है, क्या तुम्हारा जन्म इस जंगल में ही हुआ था? हेमल्ट कहता है कि नहीं, असल में जैसे ही मेरा जन्म हुआ था तो उसके बाद ही मुझे जंगल के अंदर भेज दिया गया था। डेरियन समझ गया था और वो कहता है कि जरूर तुम्हारे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस होगा। हेमल्ट भी कहता है कि बिल्कुल। तो डेरियन कहता है, जो लोग ऐसे सीड के साथ जन्म लेते हैं यूजुअली उनके जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता है, पर अगर तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया है तो जरूर तुम्हारा स्टेटस काफी ज्यादा बड़ा होगा, शायद तुम एक नोबल होगे। पर हेमल्ट को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि नोबल। वो उससे कहता है कि आखिर ये क्या होता है, पर वो उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टेटस इस जंगल में किसी भी तरीके का नहीं है, पर मेरा उस लेपर्ड के ऊपर एक रिपेमेंट है, इसलिए मुझे उसे यहाँ पर चुकता करना होगा। वो हेमल्ट से कहता है कि बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुनो, आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम इस जंगल को छोड़कर जाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी चाहे तुम कितने ज्यादा बड़े क्यों ना हो जाओ, जब भी तुम इस जंगल को छोड़कर जाओगे उसके बाद लोग तुम्हारा पीछा करना चालू कर देंगे और अल्टीमेटली तुम्हारी मौत हो जाएगी। और जब तुम किसी इंसान के खिलाफ लड़ाई करोगे तो जरूर तुम वहाँ पर मारे जाओगे। के सब के बाद भी तुम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हो? हेमल्ट सिर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल। डेरियन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। जिसके बाद वो हेमल्ट को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। हेमल्ट शौक उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देखकर डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर वाले हो। और वो उससे कहता है कि अगर तुम इंसानों की दुनिया में रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उनकी तरह ही एक बनना होगा, इसलिए चलो चलते हैं। मैं सबसे पहले तुम्हें एक इंसान बनाता हूँ। और साथ ही वो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताते हुए कहता है, अगर तुम सच में यहाँ से निकलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट की बैरियर को पार करना होगा।
पर अभी तुम्हारे करंट स्टेट के अंदर इस चीज को पूरी तरह से भूल जाओ। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम एक ऐसे इंसान को देखना होगा जो कि इसके बारे में जानता हो कि आखिर यहाँ से किस तरीके से निकला जाता है। हैमल्ड उसके बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है। डेरियन कहता है कि मैं अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। हैमल्ड कहता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना, पर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। डेरियन कहता है कि बस थोड़ी देर रुको, मैंने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें बता दूंगा। पर वो उसे अंदर ले जाने के बाद यानी अपने घर के अंदर ले जाने के बाद उसके सामने झाड़ू पटक देता है। ये देखकर हैमल्ड चिल्लाते हुए कहता है, डेरियन आखिर मैं इस तरीके का कोई काम कैसे कर सकता हूँ। डेरियन कहता है, इंसान हमेशा रहने के लिए इस तरीके के काम किया करते हैं, और क्या तुम भी इस तरीके से नहीं जीना चाहते? पर यह जगह काफी ज्यादा गंदी है, क्या तुम फिर से उस जंगल के अंदर ही रहने वाले हो? अब ये देखकर हैमल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर वो वापस झाड़ू मारू लगा देता है। और डेरियन ने भी उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा बिस्तर बना दिया था। और हैमल्ड इसके बारे में फिर से पूछता है तो डेरियन उसे बताता है कि ये तुम्हारा बेड है। हैमल्ड इसके ऊपर लेटकर सच में काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है कि वाओ। और वो डेरियन से कहता है, तो क्या अब बस मुझे यहाँ पर आराम करना है? डेरियन ये देखकर कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा आलसी हो, अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें करनी है, इसलिए जल्दी से उठो और कपड़े चेंज कर लो। उसने हैमल्ड को काफी अच्छे कपड़े दे दिए थे, पर इसमें वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो उसके लिए थोड़े से टाइट भी थे। डेरियन कहता है कि इंसान हमेशा इस तरीके के कपड़े पहनते हैं और मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं है, इसलिए इनको खराब मत करना। जिसके बाद वो दोनों फिर से जंगल में घूमने लगते हैं। हैमल्ड उससे कहता है कि आकर हम लोग फिर से यहाँ पर बाहर क्यों आ गए। डेरियन कहता है, यहाँ पर एक और चीज है जो कि तुम्हें अभी सीखना जरूरी है, और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से चीजों को प्योरीफाई किया जाता है। हैमल्ड इसके बारे में सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था। डेरियन अपने पास से एक रूट निकालते हुए कहता है कि इन रूट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोर होते हैं, और अगर तुम इनको हटा भी देते हो तो इसके बाद भी उनके अंदर कई सारी डिमोनिक एनर्जी रह जाती है। और यहाँ पर केवल एक ही चीज है जिसके अंदर कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है, और वो ये पानी है। एक बार तुम इसके कोर को निकाल कर इनके ऑर्गेनिजम्स को पानी के साथ प्योरीफाई कर देते हो तो इसके अंदर जरा से भी डिमोनिक एनर्जी नहीं बचती। और इसके बाद वो हैमल्ड को उसे खाने के बारे में कहता है, तो हैमल्ड इसको खाने के बाद कहता है, यानी पेड़ों के अंदर भी डिमोनिक एनर्जी है, इन्हें प्योरीफाई किया जा सकता है। ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। डेरियन कहता है कि आज के लिए ये काफी हुआ, चलो अब वापस चलते हैं। पर वही फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। हैमल्ड ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में वो उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझे इंसानों की नॉलेज की काफी ज्यादा जरूरत है, पर आखिर इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ से पानी लेकर आऊँ? मैं ये सब करना नहीं चाहता। वो हर दिन के साथ मुझे अजीब अजीब से काम देना चालू कर रहा है कि जरूरत से ज्यादा मुझे टूर्नामेंट नहीं कर रहा। पर वहीं पीछे हम एल्गा को दिखाते हैं जो अचानक से हैमल्ड के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर हैमल्ड काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और जो पानी उसने भरा था वो भी बगर गया था। वो एल्गा को देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि एल्गा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एल्गा उसको देखकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम मस्ती कर रहे हो? हैमल्ड बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ। एल्गा ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर तुम एक इंसान की बात क्यों मान रहे हो? तुमने आज तक मेरी बात तो कभी भी नहीं मानी कि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे स्ट्रॉन्गर होने में मेरी मदद करेगा। तो एल्गा पूछती है, तो एक बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने के बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाओगे? हैमल्ड कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरीके का डिमोनिक बीस्ट नहीं हूँ, तो इसका तो यही मतलब है कि मुझे इंसानों की दुनिया में वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद एल्गा थोड़ी देर के लिए उदास हो जाती है क्योंकि उसने ही एक माँ की तरह हैमल्ड को पाला था। पर वो उससे आगे कहती है, क्या यहाँ से जाने के बाद तुमने कुछ सोचा है कि बाहर जाकर कुछ अच्छा होगा? हैमल्ड कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए वो पानी भरकर एल्गा से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा। एल्गा उसको चुपचाप से देख रही थी, वो थोड़ी सी उदास, पर वो अब कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगती है। और वो उससे कहती है, मैं उम्मीद करूंगी कि तुम यहाँ से निकलने के बाद एक काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जियो। पर वो पानी जो कि हैमल्ड डेरियन के बोलने पर लेकर आया था, डेरियन उसी के ऊपर से डाल देता है। वो उसे ट्रेन कर रहा था और वो उसे एक पोज देते हुए कहता है कि अपनी पीठ को सीधी रखो। हैमल्ड काफी ज्यादा थक गया था और वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। पर वो उससे कहता है कि तुम जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब यही हैमल्ड की मोटिवेशन है, इसकी वजह से वो रोने लगा था। पर वो उस पोज को अभी भी यहाँ पर छोड़कर बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो सच में इस जंगल को छोड़कर जाना चाहता है। डेरियन भी ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इसने अभी तक इस चीज को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर रखा हुआ है। मुझे लगा था कि इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पर ये यहाँ पर कई सारी चीजों के साथ जिया है, साथ ही जिसका सीड ऑफ डार्कनेस भी एक हिस्सा है। यानी सच में ये सिखाने के लिए वर्थ इट है।
इसे सब चीजें सिखाई जा सकती है। ये लड़का एक जीनियस है। अब उसे एक्सरसाइज करते करते शाम हो गई थी। हेमल्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जैसे डेरियन उसे कहता है कि हेमल्ट अब रुक जाओ और यहाँ पर आकर बैठ जाओ, सच में बेचारे के प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी जान उसकी हलक से निकलकर बाहर आ गई है। डेरियन जल्दी से जाकर हेमल्ट को पकड़ता है और हेमल्ट काफी ज्यादा थकी हुई हालत में कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। डेरियन उसका ख्याल रखते हुए उसे खाना खाना भी सिखाता है और वो उसे कहता है कि इस चम्मच का इस्तेमाल करो, पर उसका तो खाना देखकर कुछ बुरा ही हाल था। वो तो ये देखकर लाटपका रहा था, पर जैसे ही वो एक और खाता है तो हेमल्ट को ये खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो पागल भुक्कड़ों की तरह खाना खाना चालू कर देता है। वो डेरियन से कहता है तुमने क्या कहा, ये एक सूप है? वाह, सच में ही बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और उसका चेहरा सच में देखने लायक है क्योंकि उसने खाना अपने चेहरे पर किसी मेकअप की तरह पोत लिया था। और वो डेरियन को उठता हुआ देखकर उससे पूछता है कि तुम खाना नहीं खाने वाले? डेरियन उससे कहता है खाना खाते हुए मेरी बात सुनो हेमल्ट, तुम यहाँ पर मेरे पास इस जंगल को छोड़ने के लिए आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम ये कोशिश कर रहे हो कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सको, पर फिर भी तुम इस जंगल के कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं हो। तुम एक कमजोर इंसान हो जिसके पास कोई हार्ड क्लो या फिर शार्प टीथ नहीं है। और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क कर लो, पर एक इंसानी बॉडी की लिमिट होती है। इसलिए ये मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे तुम्हें तलवार यानी सोर्ड प्रैक्टिस करवाना चालू कर देना चाहिए। इसलिए कल से मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि आखिर इसे किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। पर उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक सोर्ड क्या कर सकती है। वो अपना स्टैंड लेकर एक बड़े से बोल्डर के सामने खड़ा हो गया था। वो हेमल्ट से कहता है इस चीज को करीब से देखो, और डेरियन अपने अंदर की एनर्जी को निकालते हुए उस तलवार को स्विंग करता है, जिसके बाद उसकी लकड़ी की बनी हुई ये तलवार येलो कलर में बहुत ज्यादा शाइन करने लगती है, जिसके स्ट्राइक के साथ वो उस तलवार को घुमाता है। ये देखकर हेमल्ट सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये लकड़ी की तलवार काफी ज्यादा शाइन कर रही है। और डेरियन उस चमकती हुई तलवार के साथ उस बड़े से बोल्डर के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जो कि सीधे उसको बीच में से चीरते हुए निकल गई थी। और इसकी वजह से वो बड़ा सा बोल्डर के ऊपर क्रैक आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो चकनाचूर होकर जमीन पर गिर जाता है। हेमल्ट ये देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस सब के बाद वो कहता है कि यही तरीका है जिससे इंसान सर्वाइव करता है। हेमल्ट सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या था, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? डेरियन उससे कहता है कि ये विष है। जैसा कि डिमोनिक बीस्ट के पास डिमोनिक एनर्जी होती है, इंसान भी अपने अंदर एक इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ पावर रखते हैं, और तुम्हारे अंदर तो सीड ऑफ डार्कनेस है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस थोड़ी सी डिफरेंट एट्रीब्यूट की है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये दोनों सोर्स ऑफ पावर हैं। हेमल्ट ये जानने के बाद काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि विश, अच्छा तो ये वो पावर है जो कि मैं एल्गा और डेरियन से मिलने पर महसूस करता हूँ। ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। इसलिए वो डेरियन से कहता है कि मैं भी ये सीखना चाहता हूँ, पर डेरियन उसके माथे पर मारते हुए कहता है ये उससे ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बॉडी विश को होल्ड करने के लिए जरा सी भी तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अभी तुम ये सीखो कि आगे तलवार किस तरीके से काम करती है। ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और कभी मिजरेबल भी, और साथ ही कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भरा भी, पर तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हें हमेशा काफी ज्यादा शांत रहना है। और अगर मान लो कि तुम अपने हार्ट के साथ इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हो और तुम्हारा दिल पूरी तरह से इस चीज के लिए डिवोटेड हो जाता है, तो एक तलवार है जो कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड में दूंगा। जिसके बाद वो लकड़ी से बनी हुई तलवार हेमल्ट को दे देता है। जिसके बाद उन लोगों को सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन हो चुके थे, पर डेरियन कहता है कि इसके ऊपर ध्यान से फोकस करो। हेलमेट चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा फॉर्म पूरी तरह से ठीक है। डेरियन कहता है कि अब तुम मुझसे रिबेल करने वाले हो, और मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि जब भी तुम मुझसे कुछ बोलो तो मुझे रिस्पेक्ट देना। हेमल्ट थका हुआ कहता है कि मैं इस चीज को प्रॉपरली कर रहा हूँ सर, पर डेरियन इस चीज से कन्विंस नहीं था, इसलिए वो कहता है आखिर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आखिर मेरी प्रॉब्लम क्या है सर? ये सुनकर डेरियन लंबी से सांस लेने के बाद उसे कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है क्या प्रॉपर फॉर्म लेना ही सब चीजें होती है? जरा इसके बारे में एक बार सोचो। पर हेमल्ट को ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आ रही थी, और डेरियन उसे कहता है क्या मुझे तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी तब जाकर तुम उन्हें समझोगे? ये सुनकर हेमल्ट चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम कुछ भी चीजें मुझे सही से एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आखिर मैं उसे कैसे समझूंगा? और सच में मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम अगर मुझसे इस तरीके से बात करोगे तो आखिर मैं क्या समझूंगा? पर डेरियन ये देखकर सरप्राइज होते हुए अपने ही मन में कहता है जितना ज्यादा मैं इस लड़के को लंबे समय तक देखता हूँ, मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके अंदर सीखने की जरा सी भी चाह नहीं है, पर फिर भी इसकी ग्रोथ मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। क्या ये सीड ऑफ डार्कनेस के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है? और ये सबसे बड़ी बात यह है
कि ये उस डिमोनिक बीस्ट के साथ बड़ा हुआ है, पर फिर भी ये चीजें भले मुझे कुछ भी पसंद ना हो, पर ये लड़का सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है और ऐसा कुछ है जो कि इसमें सभी लोगों से पूरी तरह से डिफरेंट है। पर डेरियन आगे बढ़ते हुए कहता है, तो लो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिसके बाद वो हेमलेट के ऊपर एक स्ट्राइक करता है जिससे उसे चोट लग गई थी। वो इसकी वजह से चिल्लाने लगता है और डेरियन कहता है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। जिसके बाद वो उसके हाथों के ऊपर एक और बार स्ट्राइक दे देता है। हेमलेट इसकी वजह से रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे 2 बार क्यों मारा। डेरियन उससे पूछता है, तो बताओ ये कैसा था कि अब तुम इस डिफरेंस को समझे। हेमलेट ये सुनकर कंफ्यूज था और अभी भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया था। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पर डेरियन कहता है, तुम्हारे आंसर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम रात में खाना नहीं खाना चाहते। ये सुनकर हेमलेट काफी परेशान होते हुए कहता है कि रुको रुको, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे लगता है कि मैं अब ये चीज समझने लगा हूँ। फिर वो इसके बारे में सोचते हुए कहता है कि दर्द का अमाउंट, यानी जितना ज्यादा मुझे दर्द हुआ है वो काफी डिफरेंट था। इसके अलावा ये रफ्तार और वो जगह जहाँ पर आपने हिट किया था वो भी डिफरेंट थे सर। पर आखिर ऐसा क्यों था? वो मूवमेंट की स्पीड तो पूरी तरह से सेम थी, पर ये थोड़ा सा अजीब है। डेरियन कहता है कि शायद अब तुम ये समझ रहे हो। ये काफी ज्यादा सिंपल है कि आउटर अपीयरेंस ही काफी नहीं होती, तुम्हारी मसल्स भी इस चीज में काफी ज्यादा डिफरेंस देती है। और ये टेम्पर पूरी तरह से तुम्हारे फिंगर टिप्स तक जाना चाहिए। ये मूवमेंट जो कि स्पीड और फ्लो फॉलो करती है, और इसके अलावा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, माइंड एंड सोड, ये सभी तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद ही तुम सच में ये कह सकते हो कि तुम कुछ सीखना चालू कर रहे हो। और जब तुम अपने हार्ट और सोल को इसके हर एक मूवमेंट के अंदर डिवोटेड कर दोगे, उसके बाद ही तुम ट्रूली सोर्ट्समैनशिप को समझ सकते हो कि आखिर वो किस तरीके की है। पर अभी तुम जो कर रहे हो उसे माइंडलेस स्विंग्स कहते हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ना कि सोर्ट्समैनशिप। ये कहते हुए वो उसके सिर के ऊपर फिर से अपनी उंगली से हिट करता है और कहता है, तो चलो इसे फिर से करते हैं। फिर हेमलेट की काफी ज्यादा लंबी ट्रेनिंग करने के बाद वो नदी के किनारे पर आया हुआ था और वो कहता है, डेरियन ने कहा है कि रेस्ट करना भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, पर अब जब मैं हमेशा तलवार को स्विंग करता रहता हूँ तो ये तो काफी ज्यादा बोरिंग सा है। तभी वहाँ पर एल्गा आ जाती है। ये देखकर हेमलेट काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि एल्गा, काफी लंबा समय हो गया हम लोग नहीं मिले थे। एल्गा भी उसको देखकर सरप्राइज उससे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम इस काफी छोटे समय में भी पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। हेमलेट भी कहता है, क्या सच में ऐसा है? जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं और हेमलेट उससे कहता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, तो तुम इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही वो एल्गा से पूछता है, मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि डेरियन ने मुझसे कहा था कि उसका तुम्हारे ऊपर एक कर्ज है। एल्गा कहती है, क्या डेरियन, क्या यही उस इंसान का नाम है? और वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे एक स्पेशल परमिशन दी थी यहाँ पर रहने के लिए। हेमलेट कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी के भी साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्या तुमने उससे फाइट नहीं करी? पर ये सुनकर एल्गा चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ रहने के बाद तुम पहले से काफी ज्यादा बेवकूफ हो गए हो। मैं इस फॉरेस्ट ऑफ रूट की सेंट्रल टेरिटरी की लीडर हूँ एल्गा, और चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, अगर कोई मेरे टेरिटरी के अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब करता है तो मैं उसे फाइट करता हूँ। पर वही वो अगली सीन में कहती है, पर रुको, शायद मैं सबके साथ भी फाइट नहीं करती। मुझे याद है कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिसिंग कर रही थी, पर तभी वहाँ पे एक डिस्गस्टिंग स्नेक आ गया था जिससे मुझे फाइट करनी पड़ी थी। हेलमेट कहता है कि एक डिस्गस्टिंग स्नेक, और उसे इसके बारे में याद आता है कि जो कि वेस्टर्न रीजन में रहता है, जिसका नाम नोहा है। एल्गा कहती है कि हाँ, वो एक 2 सिर वाला सांप है और वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसके साथ अभी तुम रह रहे हो। और अगर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक काफी ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं करी होती तो ये उसके लिए कभी भी एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाती। हेमलेट कहता है, अगर ऐसा था और अगर मान लो कि तुमने डेरियन से फाइट करी थी तो आखिर उसमें कौन जीता था? ये सुनकर एल्गा चुप हो जाती है और फिर उससे कहती है कि किसको पता, क्योंकि डिमोनिक बीस्ट जैसे मेरे हम लोगों के अंदर डिमोनिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ती है, और उसी तरीके से इंसानों के अंदर भी किसी तरीके की एनर्जी होती है, पर वो इस एनर्जी को नेचुरली गेन नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखते हैं। ये सुनकर हेमलेट कहता है, इसका तो यही मतलब है कि अगर तुम उसे लड़ोगी तो तुम उससे जीत नहीं सकती एल्गा। वो कहती है, अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद ऐसा हो सकता है, पर अगर नोहा उससे काफी ज्यादा नफरत करता है तो शायद इसका यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो उसे यहाँ पर आकर टच नहीं कर पा रहा। ये सुनकर हेमलेट उससे पूछता है कि रुको, पर आखिर नोहा उसे हिट क्यों करता है? तो वो कहती है कि क्योंकि उस इंसान ने उसके डिस्गस्टिंग एरिया को पूरी तरह तबाह कर दिया था जो कि नोहा ने बिल्ड किया है। हेमलेट कहता है, क्या एक डिस्गस्टिंग एरिया? एल्गा उससे पूछती है, क्या तुम इसकी वजह से काफी क्यूरियस हो? हेमलेट कहता है कि बिल्कुल, और मैं अपनी क्यूरियोसिटी को यहाँ पर रोक नहीं पा रहा, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर वो क्या है।
ये सुनकर एल्गा उसे कहती ठीक है और वो एल्गा की पीठ के ऊपर बैठ जाता है और एल्गा उसे वहाँ पर ले जाने लगती है और कहती तो चलो मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। और जंगल का लंबा सफर करने के बाद वो लोग अपने सामने उस चीज को देखते हैं। हैमल्ट ये देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या ये वही है। एल्गा कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही डिस्गस्टिंग एरिया है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। और हमें वहाँ पर कई सारे लोगों को दिखाते हैं और ये डिस्गस्टिंग एरिया एक ह्यूमन फार्म है, यहाँ पर इंसानों की खेती की जाती है। हैमल्ट अपने सामने ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसके सामने उसी के जैसे कई सारे इंसान थे पर उन्हें वहाँ पर मजदूरी कराई जा रही थी। ये देखकर वो कहता है क्या एक इंसानों का फार्म। उसके सामने एक आदमी गिर जाता है जो कि लकड़ी लेकर जा रहा था, पर वहाँ पर जो पावर में होता है वो उससे कहता है कि यही कमीने अपना काम ढंग से करो, इस तरीके से नाटक मत करो कि जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी से उठो और अपना काम करना चालू करो। और ये कहते हुए वो वेब से उसे कई सारे कोड़े मार रहा था। हैमल्ट एल्गा से पूछता है, देख के ऐसा लगता है कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर आखिर क्या वजह है कि वो उसे इस तरीके से मार रहा है। एल्गा कहती है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा। और हमें वहाँ पर कई लड़कियों को भी दिखाते हैं। वो आदमी उससे कहता है आखिर तुम मुझे किस तरीके से देख रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ। और वहाँ पर कई सारी लड़कियां थीं जिनको देखने के बाद हैमल्ट कहता है आखिर क्या ये सब बिल्कुल मेरी तरह है पर थोड़े से डिफरेंट। एल्गा कंफ्यूजिंग के साथ उसे कहती है क्या तुम उन फीमेल ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हो। हैमल्ट पूछता है क्या है वो लोग उसके अंदर क्यों जा रहे हैं। एल्गा उसे बताती है क्योंकि वो फीमेल्स खाना है। इंसानों में भी जेंडर का डिफरेंस होता है, जैसे कि तुम एक मेल हो और नीचे वो लड़कियां फीमेल है। नोहा फीमेल ह्यूमंस को इसलिए तैयार करती है क्योंकि उनका मीट काफी ज्यादा टेंडरिंग होता है और उनकी मसल्स भी काफी ज्यादा आसान होती है यानी चबाने में। पर शुरू में वो काफी छोटे होते हैं इसलिए उनके अंदर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, इसलिए वो उन्हें पालती है जिससे वो उन्हें बड़ा कर कर उन्हें अच्छे से खा सके। यहाँ पर इस ह्यूमन फार्म में औरतें नोहा का खाना बनती है और मर्द उसके स्लेव्स, वो भी जिंदगी भर। और इस तरीके से ये सब चलता रहता है। और ये जानने के बाद हैमल्ट कहता है अच्छा यही वजह है कि इसको यहाँ पर फार्म कहते हैं। एल्गा कहती है हाँ, और नोहा इस जगह की रक्षा करती है और इंसानों को मेंटेन करने का काम यहाँ का लीडर करता है जो कि वो है। और हमें वहाँ पर नीचे गंजा से सॉर्सरर दिखाते हैं। वो अपने आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो वो घबराते हुए कहता है कि एक स्लेव ने गलती कर दी थी। पर वो आदमी उसे कहता है कि सब कुछ छोड़ो, जल्दी से अपने काम पर ध्यान दो। वो कहता है कि छोड़ो, क्या तुमने उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है जिनको सेक्रीफाइस करना है। वो आदमी कहता है कि हाँ, पर वहीं उस अवसर का ध्यान एक लड़की के ऊपर जाता है और वो उस लड़की के पास जाकर उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम आज के लिए यहाँ पर अलग रहोगी, तुम एक एक्सेप्शन माना जाएगा, इसलिए तुम थोड़ा और लंबा जीने वाली हो। ये कहकर वो एक इवल सी स्माइल देते हुए उस लड़की को चेयर कर रहा था, जिसके बाद वो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। हैमल्ट कहता है यानी ये वही इंसान है जो कि इनका लीडर है। एल्गा कहती है हाँ, पर मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया क्या है इसे कैसे पता चल जाता है क्या है इंसान इस जंगल के अंदर कहाँ पर ड्रॉप होने वाले हैं। ये सब में सच में काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर मान लो कि तुम भी अनलकी होते तो शायद प्रोबेबली तुम भी यहीं कहीं पे होते। पर ये देखकर हैमल्ट उससे कहता है पर तुम तो कभी मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करती, और इसलिए वो इसका जवाब पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो एल्गा घबराते हुए कहती है क्योंकि मुझे नोहा का ये आइडिया लाइफ स्टॉक को रखकर उसे बढ़ाना ये जरा सा भी पसंद नहीं है। हैमल्ट ये सुनने के बाद कहता है ये सुनकर सच में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पर वहीं एल्गा कहती है अगर इसके बारे में सोचो कि यहाँ पर इंसानों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसका तो यही मतलब है। और इसलिए वो हैमल्ट से कहती है चलो अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर जैसे वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, एल्गा किसी की प्रेजेंस को सेंस करती है और उसे एक आवाज आती है देखो देखो तो आखिर आज यहाँ पर कौन आया है। और हमारे सामने रेंगते हुए 2 सिर वाला वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाता है। एल्गा उसको देखकर जोर से रोर करने लगती है और जल्दी से अपनी पूंछ के साथ हैमल्ट को उठाकर अपने ऊपर से हटा देती है जिससे वो उसकी रक्षा कर सके। नोहा कहता है ये वो चेहरा है जिसको मैं काफी लंबे समय से मिस कर रहा था एल्गा। पर एल्गा उससे कहती है नोहा, वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है क्या तुम अभी सोई नहीं हो। पर नोहा की प्रेजेंस को सेंस करके यानी उसके अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर हैमल्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे उसकी प्रेजेंस में सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। पर हैमल्ट भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है आखिर ऐसा क्यों है, ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। पर उसके बाद भी इसका प्रेशर सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। नोहा भी हैमल्ट को देखकर एल्गा से बोलता है देखकर लगता है कि ये वही लड़का है जिसको तुम रेस कर रही थी यानी पाल रही हो। मेल सबसे ज्यादा डिलीशियस होते हैं जब वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो क्या तुम इसका एक बाइट मुझे भी दोगी।
एल्गा गुस्से में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुम ह्यूमन मेल्स को नहीं खाती, इसका टेस्ट तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं आने वाला। नोहा कहती है कि बिल्कुल रियुगा जो इंसान मेरे लिए तैयार करता है सच में वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। पर वही वो हेमल्ट के अंदर किसी और की प्रेजेंस को सेंस करती है और कहती है पर ना जाने इसके अंदर से मुझे डेरियन की स्मेल क्यों आ रही है, क्या ये उससे किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। पर उसकी प्रेजेंस की वजह से ऐसा लग रहा था कि कहीं हेमल्ट की जान न चली जाए। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तभी एल्गा अपने पंजे की ताकत के साथ नोहा को पीछे की तरफ धकेल देती है और वो कहती है कि तुम कमीने, आखिर तुमने क्या सोचा है कि तुम इस तरीके से उसके ऊपर अपना चेहरा रख सकते हो। नोहा कहता है इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं पीस लवर हूँ। मैं बस यही चेक कर रहा था कि इन कपड़ों के अंदर से आने वाली स्मेल उस कमीने की है जिसने कुछ साल पहले मेरे फार्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है कि इसके अंदर से वो स्मेल क्यों आ रही है। एल्गा कहती है वो उससे किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, इसने बस उसके कपड़े चुराए हैं जिससे ये उन्हें पहन सके। नोआ कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो ये ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इसे सजा देनी पड़ती। ये सुनकर एल्गा गुस्से में रोर करते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है और चिल्लाते हुए कहती है अगर तुमने इसके सिंगल बाल को भी टच किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो नोहा कहता है सच में तुम काफी ज्यादा स्कैरी हो, पर मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी तुमसे लड़ाई करने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और ये सबसे जरूरी बात ये है अगर तुम्हारा यहाँ पर घूमना घुमाना हो गया हो तो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम यहाँ पर लौटकर कभी भी नहीं आओगे। बस तुम अपनी फिल्थी और फर्श से भरी हुई टेरिटोरी के अंदर ही घूमो, यहाँ से दफा हो जाओ, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गंदा महसूस हो रहा है। ये सुनकर एल्गा कहती है ठीक है, और वही वो हेमल्ट की कंडीशन को भी देखती है, जिसके बाद नोहा वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और थोड़ी ही देर में हेमल्ट उसके प्रेशर की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गया था, और एल्गा भी ये देख कर कहती कि ये तो यहाँ पर बेहोश हो गया, जिसके बाद वो उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से लेकर तो आ जाती है। और अब हेमल्ट को होश आ गया था और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे, और एल्गा उसे बताती है कि नोहा ने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कभी भी अकेले ना रहो, हमेशा तुम्हें उस इंसान के साथ ही रहना चाहिए। पर नोहा मेरी टेरिटोरी के अंदर नहीं आएगी, और नोहा की मुझसे लड़ाई है, और नोहा मुझे जानती है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगी, पर तुम्हारे लिए जानना पूरी तरह से श्योर है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। वो कहता है ठीक है। एल्गा उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उससे कहती है आखिर तुम इस तरीके से लोग क्यों दे रहे हो, बस अगली बार से थोड़ा सा और ज्यादा ख्याल रखना, पर इसमें अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो। पर वो उससे कहता है कि हाँ, पर हेमल्ट उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह और डेरियन की तरह। एल्गा ये सुनकर उससे कुछ कहती तभी हेमल्ट उससे कहता है ये सच में काफी ज्यादा हार्ड होगा। एल्गा कहती कि हाँ वो इंसान सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर मैं ये मानती हूँ कि जिस लेवल पर वो है कोई भी नॉर्मल इंसान उस लेवल तक कभी भी नहीं पहुँच पाता, भले ही वो अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल क्यों ना करता रहे। हेमल्ट ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान था, क्या उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अपनी सारी जिंदगी मेहनत करनी होगी। एल्गा कहती है ये जरा सा भी आसान नहीं होगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम इस चीज के लिए किस तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट करते हो। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो और अगर तुम सच में इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बेस्ट का भी बेस्ट देना होगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है, और फिर एल्गा वहाँ से जाते हुए कहती है कि वो इंसान यहाँ पर आ रहा है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। और हमें वहाँ पर डेरियन को दिखाते हैं जो कि लेपर्ड को देखकर यानी हेल्गा को देखकर उसे कहता है देख के ऐसा लगता है कि तुम उस लेपर्ड के साथ छोटे से ट्रिप पर गए थे। हेमल्ट उससे कहता है कि तुम आ गए। डेरियन कहता है चलो घर चलते हैं क्योंकि शाम काफी ज्यादा हो चुकी है, और ये कहकर वो भी पीछे की तरफ मुड़ गया था, पर हेमल्ट था कि उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर कंफ्यूज था कि आखिर वो कौन के साथ है और कौन उसके साथ है। पर तभी एल्गा पीछे मुड़कर अपनी आंखों ही आंखों में हेमल्ट से कहती है मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगी। ये सुनकर हेमल्ट की नजरें जो कि पूरी तरह से डरी और उदास थी वो अचानक से फिर से खिल जाती है, जिसके बाद वो डेरियन के साथ वहाँ से चला जाता है और एल्गा भी वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। पर हमें उसी रात का सीन दिखाते हैं कि हेमल्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और वो उसे ट्विस्ट कर बैठा हुआ था। वो रोते हुए कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं मेरी मौत ना हो जाए, और उसे शाम का सीन याद आता है जहाँ पर डेरियन ने उसे कहा था कि हेमल्ट आज से सोने से पहले तुम इन्हें खाकर सोओगे। हेमल्ट ये देखकर कंफ्यूज उससे इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन सी हर्ब्स है
तो वो कहता है कि ये पॉइजनस हर्ब्स है। हैमिल्टन ये जानने के बाद थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो। पर डेरियन उसे खिलाते हुए कहता है, कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी से इन्हें खा लो। मैं बस तुम्हारी सीड ऑफ डार्कनेस की पावर को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और उसकी हालत इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हैमिल्टन कहता है, जरूर ये सब उस पॉइजन की वजह से ही हुआ होगा, पर उसने तो ऐसा कहा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा दर्द करेगा। इसकी वजह से वो पूरा पसीना पसीना हो गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ डेरियन को गालियां देता है। हमें डेरियन को दिखाते हैं जो कि क्लिफ के सामने खड़ा हुआ था और वो कुछ सोचते हुए कहता है, 5 नहीं 4 साल, अभी मेरे पास 4 साल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं कि अब हैमिल्टन की प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी और अब वो तलवार चलाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया था। वो अपनी लकड़ी की तलवार के साथ किसी भी पेड़ के ऊपर आसानी से कट लगा पा रहा था। वो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था, पर तभी पीछे से डेरियन आता है जो कि ये देखकर काफी खुश था। ये देखकर वो उससे कहता है, ऐसा लगता है कि अब तुम इस तलवार को एंजॉय करने लगे हो। हैमिल्टन भी डेरियन को देखकर उससे कहता है कि हाँ, लगता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है और मेरी आंखें यानी मेरा विजन भी पहले से क्लियर हो गया है। ये सब शायद उस पॉइजनस हर्ब्स की वजह से हुआ है। हैमिल्टन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद ये डिमोनिक सॉइल के इफेक्ट की वजह से हुआ है। और क्या अब ये ज्यादा दर्द नहीं करता? हैमिल्टन कहता है कि नहीं, इसकी वजह से आज सुबह से मुझे और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस होने लगा है। हैमिल्टन कहता है कि अच्छा, तुम्हें डिमोनिक सॉइल को कंज्यूम करते हुए केवल कुछ ही महीने हुए हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया है। वो हैमिल्टन को आवाज देते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें विश के बारे में बताया था, एक ऐसी पावर जिस पावर को तुम देख नहीं सकते। यही वजह है कि तुम्हें उसे एक्यूमुलेट करना होगा और अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर उसे एप्लीकेट ना किया जाए तो ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग पूरी तरह से पॉइंटलेस हो जाएगी। इसलिए तुम्हें विश की ट्रेनिंग करना चालू करना होगा। इसलिए अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर विश को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। फिर हैमिल्टन लकड़ी की तलवार को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हुए अपने अंदर से एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और अपनी लकड़ी की तलवार के ऊपर अपने विश को रिलीज कर लेता है। हैमिल्टन उसके प्रेशर की वजह से दबने लगा था क्योंकि ये प्रेशर उसके लिए अभी भी बहुत ज्यादा है। डेरियन उसे इस्तेमाल करते हुए हैमिल्टन को बताता है कि एनर्जी को टेम्परेचर के साथ मेल्ट कर दो, इसे अपनी बॉडी के अंदर डालो और इसे फ्रीली कंट्रोल करने की कोशिश करो और इसे मटेरियलाइज करो अपनी तलवार के ऊपर, जिससे ये तुम्हारी तलवार के ऊपर सामने आ जाएगी। और यही तरीका है विश को कंट्रोल करने के लिए और ऐसे ही विश को कंट्रोल किया जाता है और अब से तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। अब हैमिल्टन अपनी तलवार बाहर निकालो। हैमिल्टन ये सुनकर अपनी तलवार को लेकर स्टैंड लेकर खड़ा हो गया था। डेरियन, ये बात याद रखना कि लड़ाई के बीच में हमेशा सांस लेते रहो, जिससे तुम नेचुरल पावर्स को अपनी एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको। ये देखने में काफी ज्यादा सिंपल है, पर इसके मूव्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर तुमने यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लो को खो दिया तो तुम विश को पूरी तरह से भूल जाओ। ये कहते हुए उसने अपने विश की वेव के साथ हैमिल्टन के ऊपर एक वेव छोड़ दी थी। ये प्रेशर काफी ज्यादा था और ये देखकर हैमिल्टन काफी ज्यादा डर जाता है। अटैक सीधे उसके ऊपर लगता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाता। ये प्रेशर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गया था, जिसके बाद डेरियन आगे आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखना सच में उसके लिए बहुत ज्यादा डरावना था क्योंकि अब उसके टीचर उसे काफी ज्यादा डरावना इंसान लगने लगा था और उसी समय पर उसने अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, यानी हैमिल्टन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर हैमिल्टन सही समय पर उससे बच गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, क्या तुम सच में यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? डेरियन कहता है, क्या सच में तुम अपने कंपोजर को इतनी ज्यादा जल्दी लूज कर दोगे? अगर ऐसा रहा तो मैं इस तरीके से नहीं सिखा सकता। हैमिल्टन सुनकर परेशान होते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, जिसके बाद वो फिर से अपने पोस्चर को सही करने लगता है और वो फिर से इस चीज के लिए रेडी होकर तेजी से डेरियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो डेरियन के ऊपर रेगुलर कई सारे स्ट्राइक्स लगाता है और डेरियन बड़े ही आसानी से अपनी तलवार के साथ उन सबको ब्लॉक कर रहा था। और डेरियन कहता है, तब तक ऐसा करते रहो जब तक तुम्हारे सेंसेस और भी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम न करने लगे और तुम सारी पावर को महसूस न करने लगो। पर हैमिल्टन काफी ज्यादा थक गया था और डेरियन जैसे उसे पीछे की तरफ धकेलता है, वो कहता है, इस चीज का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि कोई भी शुरू में इस चीज में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, इसलिए तुम्हें लगातार इसी तरीके से ट्रेनिंग करनी होगी। जब तक तुम इस चीज में पूरी तरह से ठीक न हो जाओ उसमें समय लगेगा
और ये कहते हुए फिर से स्पा यानी लड़ाई करना चालू कर देते हैं और वो कहता है तो चलो दिखाओ आखिर तुम्हारी विल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सुनते ही हेमल्ट भी अपने पूरे दिलो जान के साथ डेरियन से लड़ना चालू कर देता है। उन दोनों के बीच जो फाइट होती है उसमें सच में काफी ज्यादा प्रेशर और इंटेंस होती है। डेरियन रेगुलर स्ट्राइक करते हुए कहता है बिना रेस्ट किए मूव करते रहो, अपने फ्लो को बिल्कुल भी मत खोना, थोड़ा सा और वो यहाँ पर अब पेड़ के साथ ट्रेनिंग करने लगा था। उसे काफी ज्यादा टाइम हो गया था। वो कहता है इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर मेल्ट कर दो, ये सारी की सारी एनर्जी। और फिर ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए और भी ज्यादा महीने हो चुके थे। अब वहाँ पर सर्दी का मौसम आ गया था और वो अभी भी विश को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब यहाँ पर विश उसके हाथ में था। वो अब इस पावर को कंट्रोल और सेंस करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि अब हेमल्ट अपनी लकड़ी की तलवार के साथ बड़े बड़े पेड़ों को एक ही स्ट्राइक के साथ काट लेता है। वो पहले से सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो भी कहता है कि मुझे आज के लिए यहीं पर अपनी ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी लकड़ी की तलवार के साथ कई सारे पेड़ों को काट कर अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया था। डेरियन पीछे से कहता है कि 4 साल। ये सुनकर हेमल्ट थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है क्या तुम मुझे देख रहे थे? वो कहता है कि हाँ, और आखिरकार तुम पहले से थोड़े से अच्छे हो गए हो। हेमल्ट कहता है क्या थोड़ा सा अच्छा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लैकिंग कर रहा हूँ, यानी अभी भी अटक रहा हूँ? अगर ऐसा है तो आ जाओ, चलो हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। डेरियन कहता है कि उससे पहले मुझे तुम्हारा विश दिखाओ। ये सुनकर हेमल्ट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे ऐसा कहा था तो तुमने मेरे विश को देखने के बाद कहा था कि मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ, और इसी बहाने के साथ तुमने ड्यूअल करने के लिए मुझे रिफ्यूज कर दिया था। पर वो कहता है कि फिर भी करो। ये सुनकर हेमल्ट अपने पास से अपने विश को निकालता है। ये देखने के बाद डेरियन भी काफी सरप्राइज था और वो अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था, पर ये अब विश को मैनिफेस्ट करने में पूरी तरह से सक्षम हो गया है, वो भी इतनी ज्यादा कम उम्र में। सच में इसने काफी ज्यादा इनक्रेडिबल ग्रोथ दिखाई है। इसके बावजूद कि उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, पर ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और एक जीनियस लड़का है। और ये लड़का पूरी दुनिया को पलटने के लिए काफी है। पर ये इसी के ऊपर निर्भर करता है कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा या बुरा, ये समय ही बताएगा। तो चलो देखते हैं। इस सब के बाद डेरियन उससे कहता है ये देख के ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है। हेमल्ट ये सुनकर काफी हैरान उससे कहता है आखिर तुम्हारे ऐसा मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, समय आ गया है कि अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। हेमल्ट कहता है पर रुको, मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। डेरियन कहता है अगर तुम्हारे अंदर का सीड ऑफ डार्कनेस इसे थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ा तो तुम इस डिवाइन बैरियर को पास करने के जरा से भी लायक नहीं बचोगे। तुम इसे कभी भी पास नहीं कर पाओगे, यानी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसलिए अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ। हेमल्ट उसकी बातें कान खोलकर सुन रहा था। उसका फोकस उसकी बातों पे था। डेरियन कहता है इंसानी दुनिया फॉरेस्ट ऑफ रूट के साउथ में रहती है और तुम वहीं से उस डिवाइन बैरियर को पास कर सकते हो। मैंने सुना है कि उस एरिया के सेंटर में एक वीक पॉइंट है जहाँ से ऐसा हो सकता है, और यही थ्योरी है जिससे तुम ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जा सकते हो, भले ही इसके कि तुम्हारे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। और एक इंसान जो कि बैरियर को हैंडल कर लेता है वो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। हेमल्ट कहता है अच्छा, तो वो कहाँ है? डेरियन कहता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कभी भी इसे ढूंढने की कोशिश करी है। हेमल्ट ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो डेरियन उससे कहता है पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि शायद ये जानता है। यहाँ से थोड़े ही पास में एक इंसानों का विलेज है जो कि दूसरे वाले स्नेक की टेरिटोरी है। वहाँ का चीफ विलेज ईयरगो शायद इसके बारे में जानता होगा। लेपर्ड को पता है कि वो ह्यूमन विलेज आखिर कहाँ पर है। हेमल्ट ये जानने के बाद समझ गया था कि ये नोहा के बारे में बात कर रहा है और वो अर्गो यानी उस विलेज चीफ के हेड के बारे में बोल रहा है, यानी वो टकला द सॉर्सरर जिसने उसे पहले देखा था। और डेरियन आगे कहता है इसके बाद इंसानी दुनिया में ऐसी काउंटलेस चीजें हैं जिसको तुम एक्सपीरियंस करोगे। तुम हमेशा से केवल इस जंगल के अंदर ही रहे हो, तो शायद बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट और काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। पर ये बात याद रखना, कोई भी दर्द बिना किसी आवाज के साथ स्ट्राइक करता है। हेमल्ट सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और डेरियन उससे आगे कहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम इसे इस तरीके से रोक सको, भले तुम इसके ऊपर कितना ही ध्यान क्यों न दो, और ना ही तुम इसे कभी भी अवॉइड कर सकते हो। जब समय आएगा तो इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी ताकत नहीं है और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होगा। इसकी वजह से तुम जरूर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर एक्सपीरियंस कर सकते हो, और शायद इसकी वजह से तुम अंधकार के अंदर भी न चले जाओ। पर ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी कंडीशन में अपने आप को कभी भी मत खोना। और यही सब था जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था। क्या तुम्हारा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? हेमल्ट उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था
था कि तुम्हारी मेरे साथ आने में जरा सी भी इंटेंशन नहीं है। डेरियन खांसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ नहीं कहना तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह जल्दी आ जाना। तब तक मैं अकेले में थोड़ा सा समय बिताना चाहता हूँ। ये कहकर वो हेमल्ट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें आधी रात में हेमल्ट को एक क्लिफ पर बैठा हुआ दिखाते हैं। वो अकेला बैठकर अपने ख्यालों में गुम था। तभी एल्गा वहाँ पर आकर उसका ध्यान बटाती है। वो उससे कहती है, देख के ऐसा लगता है कि तुम कल यहाँ से जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो। डेरिन उसको देख कर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब समय आ गया है कि मैं इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरी तरह से अकेला हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों है। एल्गा भी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके यहाँ से जाने की वजह से वो भी थोड़ी सी उदास थी। और वो कहती है कि यही सबूत है कि तुम धीरे धीरे करके एक इंसान बनने लगे हो। फिर अब अगली सुबह हेमल्ट जब डेरियन से मिलने के लिए आता है और वो गेट खोलता है और एल्गा भी उसके साथ थी। वो कहती है जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर आता है, ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि डेरियन वहीं पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक तलवार और एक बैग रखा हुआ था। और उसकी आंखें देखने के बाद डेरियन देखकर समझ गया था कि शायद उसकी जान यहाँ पर जा चुकी है। वो घबराया हुआ डेरियन को आवाज देता है, पर डेरियन की आंखों में कोई भी रिएक्शन नहीं आता और वो उसको आवाज देने के बाद समझ गया था। और वो अपने मन में कहता है, आखिर मेरे अंदर ये वल्गर सी फीलिंग क्यों आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये समय हो गया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो तलवार उठाता है और वो बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और वो आखिरी बार अपने टीचर को देखकर वो निराश था और वो कहता है कि मुझे याद है और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। और हेमल्ट के रूम से बाहर निकलने के बाद एल्गा कहती है, मुझे लगता है कि उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई थी। ये सुनकर डेरियन उससे कहता है, यानी तुम इसके बारे में जानती थी। एल्गा कहती है कि उसने मुझे कुछ समय पहले ही इसके बारे में बताया था, इसलिए तुम्हें इस तरीके से चेहरे को नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी एक मीटिंग थी, अब समय हो गया है कि तुम दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। वो जिया और मरा, उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई, तो तुम्हें उसके लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। और लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। वो उसे एक पेपर देती है। हेमल्ट उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो उससे कहती है, जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तब तुम इसे पहने हुए थे। देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर जाने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पूरी तरह से प्योर गोल्ड से बनी है। ये एक रेयर मेटल होता है और जरूर तुम एक नोबल पार्क के एक बच्चे थे और ये तुम्हारे रास्ते को और भी ज्यादा क्लियर करेगा। तुम्हें इससे पता चलेगा कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। इसके अंदर लीडर का नाम लिखा है, शायद ये तुम्हारी वो फैमिली है और ये तुम्हारी माँ का नाम हो सकता है। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कोशिश करना कि इनसे मिलो, शायद ये तुम्हारी मदद कर सकती है। अब तुम्हें ह्यूमन फार्म के अंदर जाना होगा, जहाँ पर वो कमीना नोआ है, पर फिर भी वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वहाँ पर कुछ बड़ा नहीं होता। पर फिर भी अगर मैं उसकी टेरिटोरी के अंदर जाती हूँ तो वो मुझे सेंस कर लेगा। हेमल्ट कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने आप ही अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। एल्गा उसे कहती कि ठीक है, तो तुम्हें केवल एक ही चांस मिलेगा। ये सुनने के बाद हेमल्ट एल्गा को वहाँ पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ से जाते हुए वो कहता है कि एल्गा और लंबा जीना। एल्गा ये सुनकर खुश हो गई थी और वो उसे कहती कि ठीक है। जिसके बाद हेमल्ट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें रात में ह्यूमन फॉर्म का सीन दिखाते हैं। यर्गो रात में घूम रहा था और वो अपने रूम में आता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी को सेंस कर लेता है, पर जैसे ही वो अपनी मोमबत्ती जलाता वो ये समझ गया था कि उसके पीछे कोई है और हेमल्ट ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी थी। सच में बेचारा बहुत ज्यादा डर गया था, ऐसा लगता है कि वो कहीं पेंट गीली ना कर दे। हेमल्ट उसे कहता है, जरा से भी मत हिलना। फिर हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी इविल पावर है जो कि किसी भी कमजोर से मेज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकती है। और ऐसे कई सारे मेजेस थे जो कि अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बाद इस तरीके से आगे बढ़े जिससे वो पावर और मैजिक में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो सके। और इर्गो भी एक ऐसा मेज था जो कि हमेशा दूसरे मेजेस की अचीवमेंट से जला करता था और वो अपने सपनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज होना चाहता था। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता चुना, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है और इस पर्पस के लिए उसके डार्क इमोशंस उसे इंसानों की जरूरत पड़ने वाली थी। और VIA को एक्टिव करने के लिए इंसानों की ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग करना जरूरी था, जिससे वो उनके अंदर से निकलने वाले उसके लिए जरूरी मटेरियल्स को निकाल सके और इनका इस्तेमाल करते हुए उनके दर से उसे वो मटेरियल्स मिलते थे
और जिससे इर्गो और भी ज्यादा इविल और बहुत ज्यादा पावरफुल होता गया। पर एक समय के बाद दूसरे मेजेस को इसके बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से उसे इस दुनिया से खत्म करने के बारे में सोचा गया। और जब उसे पकड़कर उसे पूछा गया कि उसे मारा जाए या उसे इस फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया जाए, तो उसने इस फॉरेस्ट के अंदर आने के बारे में चूज किया, जहाँ पर वो इवेंचुअली 2 सिर वाले स्नेक से मिला, जिससे उसने परमिशन ली और उसकी टेरिटोरी के अंदर रहने के बदले उसने सेक्रीफाइस के लिए लोगों का शिकार कर कर उसे देने के बारे में उसे प्लान किया। जिसके बाद विर्गो अपने मैजिक के लिए जितने भी इंसानों को इस जंगल के अंदर भेजा जाता था, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। या तो वो अपने आप को सबमिट कर कर मारे जाते, या फिर वो यहाँ पर इस डिमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी के अंदर रहकर जिंदगी भर के लिए मेहनत करते। और इसी तरीके से ये ह्यूमन फॉर्म यहाँ पर बनाया गया और विर्गो इस फॉर्म का किंग बना। यहाँ पर दूसरे लोग जिन्हें लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ का ट्रू मास्टर नोहा है, पर वो कभी भी विर्गो के काम में इंटरफेयर नहीं करता तब तक वो उसे सेक्रीफाइस ऑफर करता है। और इसी तरीके से नोहा भी सर्वाइव करता है और विर्गो भी इस तरीके से अपने सभी ख्वाबों को फुलफिल करने की कोशिश करता है। पर एक बार एक विंटर में वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। नोआ हाइबरनेशन के अंदर चला गया था, तो एक डिमोनिक बीस्ट ने उसके एरिया में आकर उस फार्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही वजह है कि नोहा अभी अपने हाइबरनेशन के अंदर गया हुआ है और हैमल्ट ने अभी उसके ऊपर अटैक किया। विर्गो कहता है कि विंटर ही हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है। वो हैमल्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हैमल्ट उससे कहता है कि मुझे फॉरेस्ट ऑफ रूट से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में पता है, तो जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। विर्गो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो, एक छोटे होने के बाद भी। मैंने सुना था कि डेरियन ने एक डिसाइपल को पाला है, लगता है कि शायद तुम वही हो। हैमल्ट कहता है कि मुझे जो चाहिए वो जल्दी से दे दो, वरना तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। ये कहते हुए उसने उसके गले पर एक कट लगा दिया था और वो आगे कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से बताओ। इर्गो उससे कहता है, अगर मैं मर गया तो लॉर्ड नोहा अपनी हाइबरनेशन से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। क्या तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लॉर्ड नोहा को हरा सकते हो? तुम एक बेचारे से छोटे से कमजोर इंसान हो। हैमल्ट कहता है, इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोहा भी मरे हुए को जिंदा वापस नहीं कर सकता। तो क्या सच में तुम्हें अभी मेरे लिए चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि तुम भी डेफिनेटली यहाँ पर मारे जाओगे, इसलिए मेरे साथ फालतू ट्रिक खेलना बंद करो। विर्गो कहता है, मैं ही एक ऐसा केवल इंसान हूँ जो कि इस फॉरेस्ट से बाहर जाने का रास्ता जानता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ से कभी भी बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। हैमल्ट उससे कहता है कि इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेज रिकॉर्ड को रखने के लिए पूरी तरह से पागल होते हैं। मैं तुम्हें मारने के बाद इवेंचुअली वो ढूंढी लूंगा और तब तक मैं तुम्हारे घर में सर्च करता रहूंगा, इसलिए ये मेरे लिए काफी सिंपल प्रोसेस होगी। अब इर्गो ये समझ गया था कि इस तरीके से वो उसको पुश ओवर नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर जंगल से बाहर किस तरीके से निकला जाता है। फिर वो उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। जब इर्गो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, हैमल्ट कहता है कि इस सब से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद वो दोनों नीचे बनी एक लाइब्रेरी के अंदर आ गए थे, जहाँ पर इर्गो उससे कई सारी बातें करने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर उससे बचने की कोशिश करता है और फिर वो उसे किताब निकाल कर दे देता है। हैमल्ट उससे कहता है कि मुझे दो, पर इर्गो उसे लालच देने की कोशिश करते हुए कहता है, क्यों न तुम मेरी जगह के सक्सेसर बन जाओ और इस जगह पर जीते रहो। हैमल्ट उससे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे वो दे दो। पर वो कहता है कि तुम डेरियन के डिसाइपल थे, इसलिए तुम डेफिनेटली इस चीज की वर्थ इट हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मैं तुम्हें वो हर एक चीज दूंगा जो कि इस जगह पर तुम्हें नहीं मिल सकती। पर हैमल्ट उसकी बातों में आने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को सर्वाइव करना अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद करो और जल्दी से वो बुक मुझे दे दो। हैमल्ट उस बुक को लेने के बाद उसे पढ़ना चालू करता है और उसे पता चलता है कि साउथ में एक बहुत ज्यादा बड़ा वाटरफॉल है, जिसके अंदर से आने वाला पानी डिमोनिक एनर्जी को काफी ज्यादा कमजोर करता है और साथ ही डिवाइन पावर को भी, और यही वजह है कि वो बैरियर वहाँ से थोड़ा सा कमजोर है। इर्गो कहता है कि बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ से वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो डिवाइन बैरियर जो कि फॉरेस्ट ऑफ रूट के सराउंडिंग में है, वो एक हाईएस्ट लेवल का है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरीके से डिमोनिक एनर्जी के साथ वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो वो राख में बदल जाएगा? तो क्या फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो? पर हैमल्ट उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पर तभी उसे डेरियन की वो बातें याद आती हैं कि कभी भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम लेपर्ड की दया की वजह से ही यहाँ पर रह रहे हो, पर कोई और तुम्हारे ऊपर इस चीज के लिए दया नहीं करेगा। इसलिए वो विर्गो को एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे फिर रस्सी से अच्छे तरीके से बांध देता है, बहुत ज्यादा टाइट। इसकी वजह से उसकी जान हलक में आ गई थी और वो वहाँ से जाते हुए कहता है,
कुछ समय बाद तुम्हें कोई ना कोई यहाँ से आकर छुड़ा लेगा। ये इतने ज्यादा बुरा भी नहीं है। पर वो हैमल्ड से कहता है, सच में तुम एक बहुत ज्यादा एरोगेंट बास्टर्ड हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जंगल से जिंदा बाहर जा सकते हो? हैमल्ड उससे कहता है कि बिल्कुल। और ये कहकर वो विर्गो को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगा था। ये सुनकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कमीने की मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये कॉन्फिडेंस जो कि तुम्हारा है, मैं उसे चकनाचूर कर दूंगा। और ये कहते हुए वो एक सील को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो नोहा को उठाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड नोहा प्लीज उठ जाइए। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि ऊपर स्ट्राइक्स लगते हैं और नोहा गुस्से के साथ जमीन को चीरते हुए नीचे आ जाता है। नोहा नीचे आते ही विर्गो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे बिना फालतू ही जगाया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर खा जाऊंगा। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है और मैं पूरी तरह समझता हूँ कि ये जानने के बाद आपको भी ये समझ में आ जाएगा डेरियन मर चुका है और उसका जो डिसाइपल था वो आपकी टेरिटोरी के अंदर है। ये सुनने के बाद नोहा हंसने लगता है, जिसके बाद वो तेजी से हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। ये सच में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं उससे अच्छी तरीके से निपट सकता हूँ। उसके अंदर के ट्रैक्स जो इंसान के हैं, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। जिसके बाद वो तेजी से ऊपर की तरफ जाकर जमीन को चीरते हुए हैमल्ड का पीछा करना चालू कर देता है। नोहा ये देखकर हंसते हुए कहता है कि छोटे से कमीने, क्या अब तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से इस जगह से अनस्क्रैच यानी बिना किसी चीज के निकल जाओगे, वो भी इस तरीके से मुझे ट्रीट करने के बाद? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि फ्री मिले, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। हैमल्ड तेजी से आगे की तरफ भागता जा रहा था, तभी वो अपने साइड में देखता है कि कई सारे डेमोनिक बीस्ट उसी के साथ ही वहां पर भाग रहे हैं। ये देखकर वो कहता है, मुझे उसे वहीं पर मार देना चाहिए था। पर वहीं उन डेमोनिक बीस्ट की हालत देखकर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये सभी डेमोनिक बीस्ट इस ग्लेस के साथ मेरी डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि सबका यही मतलब है। और वो उसकी प्रेजेंस को यानी नोहा की प्रेजेंस को सेंस करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है कि अब मुझे पागलों की तरह भागना होगा जिससे मैं उससे बच सकूं। पर काफी लंबे दूर तक भागने के बाद भी वो कहता है, पागलों की तरह भागने के बाद भी मैं उसकी टेरिटोरी से बाहर नहीं आ पाया हूँ। इतना ही दूर है कि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ और ये पूरी जगह ये पूरी डिमोनिक एनर्जी से कवर हो चुकी है। तभी वो नोहा की प्रेजेंस को सेंस करता है, जिसकी वजह से जल्दी से वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी उसके सामने दूसरे वाला डेमोनिक स्नेक नोहा आ जाता है, जिसकी प्रेजेंस उसके लिए जानलेवा थी। नोहा हैमल्ड को देखकर उसे ग्रीट करता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम मेरे टेरिटोरी में आज या कल वापस जरूर आओगे। तुम मेरे काफी लंबे पुराने गेस्ट हो, मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर हैमल्ड कहता है, अगर ऐसा है तो शायद मुझे तुम्हें मारने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम अपने लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बहादुर हो चुके हो, फिल्थी ह्यूमन। पर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अपनी इतनी छोटी बॉडी के साथ ऐसा कैसे करोगे? इसलिए अब रजिस्ट करना पूरी तरह से बंद करो और जल्दी से अब मेरे पेट के अंदर आ जाओ। ये कहकर नोहा ने हैमल्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। पर जैसे ही वो अटैक करता है, वहाँ पर पूरे में धुआं हो गया था और एक क्लाउड का बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर सही समय पर हैमल्ड ने साइड में जंप कर इसे डॉज कर लिया था। वो ये देखकर कहता है, इस डस्ट की वजह से अब मैं इसे ढूंढ नहीं सकता। पर वहीं नोहा हंसते हुए कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया बच्चे। और वो ये सेंस करता है कि नोहा ने उसे यहाँ पर पकड़ लिया है, वो उसकी चंगुल में फंस गया है। नोहा हंसते हुए कहता है कि अभी भी तुम इस तरीके से स्ट्रगल करना चाहते हो? हैमल्ड को समझ में नहीं आया था कि वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि उसके सामने जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा ईवल है। पर वो अपना आप को शांत करते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारा अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर अब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसलिए तुम नोहा से इतनी ज्यादा आसानी से नहीं हारोगे। नोहा अपने मुंह में एक एनर्जी की बॉल बनाता है, जिससे वो हैमल्ड को एक ही बार में क्रश कर सके। और इसी की अपॉर्चुनिटी देखकर हैमल्ड साइड में जंप करता है और नोहा का जो बड़ा सा मुंह खुला हुआ है उसके ऊपर जंप करके उसके गले के ऊपर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद तेजी से वो ऊपर की तरफ जाता है और कहता है, मैं ये मानता हूँ कि एक डिमोनिक एनर्जी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर यहाँ पर एक स्पॉट है जिसे मैं अपने विश के साथ उसे खत्म कर सकता हूँ, राइट? और ये इसकी आंख है। ये कहते हुए उसने नोहा के चेहरे पर उसकी आंख के ऊपर स्ट्राइक कर दिया था और इसकी वजह से उसकी आंख पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। हैमल्ड ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था और ये देखकर नोहा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था। हैमल्ड वहां से भागते हुए कहता है
कि इस समय मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। अगर ये पावर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होती तो शायद मैं उसे यहाँ पर हरा भी सकता था, पर मेरे अभी करंट स्किल के साथ मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे ज़्यादा विष को इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और नोहा ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम छोटे से कीड़े आखिर कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। वो दर्द में किर्रा रहा था, पर उसका दूसरा सिर उसे चुप होने का कहता है। हैमल्ड कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी उसे एक क्रश की आवाज़ आती है और वो पीछे की तरफ देखता है कि नोहा का सिर, जिसकी आँख के ऊपर चोट लग गई थी, उसे उसके दूसरे सिर ने चबाकर खा लिया था। वो उसे कहता है, ये मेरा बददिमाग सिर, क्या तुम यहाँ पर इतने छोटे से दर्द को भी संभाल नहीं सकते? सच में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए उसने अपने एक सिर को यहीं पर खा लिया था। इसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने अपने एक यूजलेस पार्ट से छुटकारा पा ही लिया। अब मुझे तुमसे और छुटकारा पाना है। ये कहकर वो तेजी से हैमल्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हैमल्ट अपनी तलवार को आगे करते हुए इससे बचने की कोशिश करता है, पर इसका प्रेशर उसके लिए किसी बड़ी सी चट्टान से टकराने से भी ज्यादा था। इसकी वजह से वो टिप्पे खाते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी कई हड्डी पसलियाँ भी टूट गई थीं। और वहाँ पर एक धमाके के साथ नोहा आकर उसकी बॉडी को चेक करता है, पर ये देखकर वो भी सरप्राइज था कि हैमल्ट वहाँ से गायब था। ये देखकर वो कहता है, मेरे एक पावरफुल अटैक के बाद भी तुमने अपने आप को कहीं पर छुपा लिया, पर मेरे एक सिर के खो जाने की वजह से तुम्हें इस तरीके से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बताओ आखिर तुम कहाँ हो ब्रैट? हैमल्ट लंबी लंबी सांसें लेते हुए एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर सीरियसली मैं इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और बस केवल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उसकी आँख के ऊपर एक छोटी सी चोट लगा सकूँ, पर इसकी वजह से कम मुझे थोड़ा सा मौका मिला। अब यही मेरे पास एक केवल चांस है जिससे मैं यहाँ से निकल कर भाग सकूँ। पर तभी नोहा वहाँ पर भी आ गया था और वो उसकी डिमोनिक एनर्जी को सेंस करते हुए वहीं के वहीं खड़ा हो गया था। नोहा हंसते हुए कहता है, आखिरकार डिस्गस्टिंग चाइल्ड, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम इस जंगल में मुझसे छुप सकते हो? हैमल्ट इसके लिए तैयार था। वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और नोहा भी उस पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। नोहा ने अपना बड़ा सा मुंह, जिसमें हैमल्ट जैसे 4-5 एक ही बार में आ जाए, वो खोल लिया था। वो अपने एक ही स्ट्राइक के साथ हैमल्ट को यहाँ पर खाने वाला था। हैमल्ट भी कहता है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो अपने विश को एक्टिवेट करते हुए कहता है, पर मैं इस तरीके से नहीं मरने वाला, हार के तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही वो पेड़ के बाहर आता, वो अपने सामने एक एनर्जी को देखता है और नोहा के सामने एल्गा आकर खड़ी हो गई थी। और नोहा कहता है, एल्गा तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। और एल्गा भी काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे गुर्राते हुए देख रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।